सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये देखने जा रहे हैं कि कैसे रूट 2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि रैशनल और इरेशनल ये दोनों नंबर मिलकर के एक रियल नंबर का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है जिसे हमने लास्ट लेक्चर में सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। और जिसे नहीं देखा है तो वो चाहे तो यूट्यूब पर सर्च कर सकता है और वो देख सकता है हाउ टू प्रूव रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। अभी हम देख रहे हैं रूट 2 का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। अब हम ये देखेंगे इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। अब यदि रूट 2 की वैल्यू आप निकालते हैं, जैसे कि रूट 2, अब रूट 2 की वैल्यू यदि आप निकालने जाएं तो आपके पास वैल्यू क्या प्राप्त होगी, आप ये देखिए, ठीक है। इसके बाद जैसे 1.414 डैश 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 डिफरेंट टाइप आएगा, लेकिन यहां पर इतने पॉइंट आना, आप जानते हैं कि जो सामान्य संख्या रेखा पे एक रिप्रेजेंटेशन होता है, आप किसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं, जो स्केल होता है उसमें 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। तो यदि यहाँ ये होता है कि 1.4, तब तो आप रिप्रेजेंट कर पाते कुछ इस तरह से संख्या रेखा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 कहलाता है। इसके बाद 1 2 3 4 जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट 1.4 होता है। लेकिन यहां देखो 1 के बाद कितनी बड़ी संख्या है, तो इतनी बड़ी संख्या, इतनी सूक्ष्मता के आधार पे अंदर जा पाना और रिप्रेजेंट कर पाना इतना आसान नहीं। तो फिर बात आती है कि कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस बात को हमें समझना है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले आप इस पर यहां कुछ इस तरह की हम एक रेखा लेकर चलेंगे जिसमें O ये 1 2 3, ओके, ये x अक्ष है। और सिमिलरली यहां लेंगे 1 2 3, ये y एक्सिस है, x एक्सिस है एंड y एक्सिस, इससे हम लेकर चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब यहां देखिए जैसे ये जो 1 है, 1, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया A, इस पॉइंट को नाम हम दे देते हैं B। इसका मतलब ये हुआ, यहां पर आप देखेंगे OA इज इक्वल टू 1, OB इज इक्वल टू, OA इज इक्वल टू 1 cm एंड OB इज इक्वल टू 1, ठीक है। हम यहां के हिसाब से cm का यूज हम कर सकते हैं, या एक इकाई उपयोग करें हम यहां, ऐसे लिखिए, देखिए एक इकाई, OB इज इक्वल टू एक, इस तरह OA OB। अब स्टूडेंट आप सभी को ये लग रहा होगा सर हमें तो रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन आप ये 1 1 लेके चल रहे हैं। तो बेटा ये बात ध्यान रखना है आपको कि आप डायरेक्टली रूट 2 नहीं ला सकते हैं, आप नहीं स्केल से ले पाएंगे कि रूट 2 कितना होता है। उसके लिए जरूरी है आप देखते रहिए, कुछ देर में आपको समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले ये तो हमने क्या किया, पहले x और y दो एक्सिस लिया है, इसमें आपने देखा कि OA OB इज इक्वल टू 1 है। अब हम A से B को मिलाते हैं, ठीक। अब यहां A से B को मिलाया, ठीक है ना। और जब हमने A से B को मिलाया तो क्या हुआ, देखिए A से B को मिलाया, आप ये जानते हैं कि यहाँ जो एंगल है वो कितने अंश का कोण बन रहा है, ये 90 का, 90 अंश का कोण बन रहा है। यानी हम यह लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। AOB जो कोण है वो 90 अंश का बन गया। ऐसा होने से जो AOB एक जो ट्राइंगल है, जो त्रिभुज है, वो किस प्रकार का त्रिभुज बन गया, वो एक समकोण त्रिभुज बन गया। सो अब हमें जो प्राप्त हुआ वो देखें हम, त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय। तो ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है आपको ये बहुत अच्छे से पता है। एक समकोण त्रिभुज होता है, ये मान के चले अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 के ठीक सामने ये जो है वो कर्ण है, सबसे लंबी भुजा है, और ये जो दो भुजाएं बची हैं वो एक लंब है और एक आधार, ये आप जानते हैं। अब लेकिन समझना बात ये अपने को कि यहाँ पे जो कर्ण का वर्ग है, जनरली आप जानते हैं कि जो कर्ण का वर्ग है वो होता है लंब का वर्ग धन आधार का होता है। तो अब यहाँ पे ये कौन सा प्रमेय है? पाइथागोरस प्रमेय। इस पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण, आप देखिए चित्र में 90 के ठीक सामने, हमेशा ध्यान रखना है कि जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री इसके ठीक सामने वाला हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ जो AB है, ये AB क्या हुआ? कर्ण हुआ। तो कर्ण यहां हम लिख सकते हैं क्या? AB वर्ग। आप ऐसा वर्ग ना लगाएं, आप इसे ब्रैकेट में लिखिए, AB कंप्लीट इज इक्वल टू लंब का वर्ग। तो लंब हमारे क्वेश्चंस के हिसाब से क्या है? OB और OA। अच्छा, मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, बहुत से बच्चे लंब और आधार में कंफ्यूज होते हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पे एक मिनट के अंदर में इस बात को क्लियर कर दें कि ये लंब और आधार का एक्चुअली कंसेप्ट क्या है। इसका वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत मेरा डाला हुआ है यूट्यूब पर फिर भी यहाँ रिक्वायरमेंट है तो मैं यहाँ बहुत ही कम समय में बताने का प्रयास करता हूँ। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जैसे कि ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये 90 है और 90 के सामने होता है कर्ण। ये तो इसमें कोई कंफ्यूजन का मैटर ही नहीं है। अब ये दो भुजा बचती है, तो ये दो भुजा बचती हैं तो एक लंब और एक आधार है। बहुत से बच्चे ऐसा समझते हैं या ऐसा कई बार बताया भी जाता है कि जो भुजा आपको ऐसी खड़ी दिख रही होगी, जो भुजा ऐसे खड़ी दिख रही होगी उसे लंब कहेंगे। तो ये कंसेप्ट यदि आप जानते हैं तो आप उसे अब अपने दिमाग से हटा दीजिए। ये कंसेप्ट लंब होने का नहीं है। जो ऐसी आड़ी है ना, बिछी हुई भुजा, वो भी लंब हो सकती है। अब आपको लगता होगा सर ये क्या नई बात है? नई बात नहीं है, भरोसे के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको मैं बता रहा हूं। देखिए यहां पर बात आती, यहां पे अगर ये कोण देख रहे हैं आप, इसको अगर इस कोण के अनुसार अगर पूछा जाए तब तो ये लंब है और ये आधार। लेकिन यदि जब मुझे जरूरत होगी इस कोण की, तो उस कोण के सामने वाली भुजा बिछी हुई है, तो अब इस कोण के हिसाब से अब ये क्या हो जाएगा? लंब, और ये हो जाएगा आधार। कहने का मतलब सारांश क्या है? 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण कहलाएगा और थीटा के सामने वाला हमेशा लंब, और जो शेष भुजा है, जो शेष है, जो बच जाए वो आधार। यानी पहले कर्ण चुनना है 90 के सामने, थीटा के सामने जो होगा वो लंब होगा और जो बच गया वो हमेशा आधार होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये पोर्शन, इतना भाग जो है आपको समझ आया होगा। चलिए अब आते हैं हम अपनी पुरानी कहानी पे। AB लंब और आधार अब समझ गया क्या है? OB स्क्वायर, यहां और बच्चों ये बात ध्यान रखना, यदि लंब और आधार के स्थान पे OB के स्थान पे OA और O के स्थान OB अगर यहाँ हो गया तो ये फिलहाल में आपकी कोई बड़ी गलती नहीं है, लेकिन आपको कंफर्म पता रखना है कि लंब आखिर कहते किसे। AB होगा एज इट इज आपके पास में, ठीक है। और देखिए OB 1 का स्क्वायर 1 का, दैट मीन 1 प्लस 1 यानी आया 2 AB का स्क्वायर। अब आप अच्छे से जानते हैं कि ये स्क्वायर हटाना है तो दोनों पक्षों का हमें वर्गमूल लेना होगा। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने, AB का स्क्वायर रूट
इससे ये कैंसिल, ए बी इज इक्वल टू रूट। अच्छा, यहां एक बात हम और बताना चाहेंगे आपको, क्योंकि बीच में ना सारी क्लियरिटी होनी चाहिए बेटा। ये अलग बात है कि आपको ये क्वेश्चन बना रहे हैं, इसका सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं, हर कोने काने का जो नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। जैसे कि मैंने वर्ग से इसे काट दिया, एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। ये क्या हुआ देखिए, जैसे कि अगर किसी भी संख्या में वर्ग और ये है अगर, तो बात को समझना, ये जो सिंबल है इसको हम कहते क्या है, करनी। ये क्या है, करनी चिन्ह। ये जब हटता है ना तो उस पे क्या आएगा, ये जो हटेगा तो उस पे आएगा 1/2। और जब इनका मल्टीप्लाई होगा, आप ये जानते हैं जैसे कि अगर x पे m की पावर है, उस पे n की पावर है, तो x पे क्या होगा, m इंटू n। ऐसा होता है ना मैथमेटिक्स में, घातांक के नियम में। तो इन दोनों का गुणा होगा, तो वैसे ही यहां देखो जब इनके लिए होगा तो x पे क्या होगा, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो x पे आया 1। तो देखिए आ गया ना, इसका मतलब है कि वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा। डायरेक्ट हटा देते हैं, लेकिन नियम ये है। मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि आप जब इसका सॉल्व लें तो आप इसमें डिस्टर्ब ना हो, है ना, नहीं तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे फिर। देखिए अब ए बी की वैल्यू कितनी आई है, √2। ए बी की वैल्यू जब √2 आई है तो अब आप क्या करना है आपको, देखिए अब आपको आवश्यकता पड़ेगी प्रकार की। यानी हमको ये पता चल गया है कि जो ए बी की लंबाई है वो कितनी है, √2 इकाई है। और हम ये मान के चले अगर हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है, एक प्रकार लेना है। प्रकार आप बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रकार सबका देखा हुआ भाग होता है ना। प्रकार में आप देखते हैं कि कुछ इस तरह से एक भाग ऐसा होता है, यहां पर एक ये पेंसिल, ये प्रकार होता है ना कुछ ऐसा। एक पेंसिल वाला भाग होता है और एक होता है ये जो आपकी एक नोक समान निकला हुआ भाग। तो प्रकार में क्या करना, नोक और पेंसिल से। अब आपको करना क्या है, देखिए प्रकार के नोक को रखो आप ए पर, बी पर कहीं भी रख सकते। मान लो नोक को यहां रखा, प्रकार की नोक को कहां रखा मैंने, ए पर, और पेंसिल वाले भाग को कहां रखा, बी पर। तो उसके बीच का जो डिस्टेंस आया, पेंसिल और नोक के बीच का जो डिस्टेंस आया है वो कितना आया, ए बी के बराबर आया ना। ए बी के बराबर, ऐसे ए बी के बराबर, ये ए बी, जब ये ए बी के बराबर आया और ए बी कितना है हमारे लिए, √2 है। तो अब ये डिस्टेंस जो हमारे पास आया है प्रकार में, ये √2 आया है। इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब आप देखिए, आप देखेंगे गौर से यहाँ पे, इसका जो मान लीजिए कि ये जो मेरा अंगूठा है ये आपका नोक वाला भाग है और ये आपके पास पेंसिल वाला भाग है। ये नोक वाला है और ये पेंसिल। तो ये नोक वाले को जहां रखा जाता है ना उसको केंद्र माना जाता है, और ये क्या कहलाती है, त्रिज्या। इसे देखिए, अब मुझे किस पे रिप्रेजेंट करना है, इस रेखा पे रिप्रेजेंट करना है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, प्रकार के नोक को ओ पर रखूंगा, मतलब ओ को केंद्र मानूंगा और केंद्र मान के एक चाप काटूंगा, इस तरह से एक चाप। और जैसे ही चाप यहां कटा तो ये मान के चलिए कि यहां से जो यहां तक भाग है वो ए बी के बराबर है और ये है √2। और मान लिया कि ये बिंदु सी है और ये जो सी बिंदु है वो प्रेजेंट करता है कि इसको √2 को। इस प्रकार से बच्चों √2 का किया जाता है संख्या रेखा पर प्रदर्शन। और इसके बाद हम करेंगे √3 का संख्या रेखा पे प्रदर्शन। लेकिन √2 का संख्या रेखा पे प्रदर्शन जो हुआ है, सबसे पहले आप उसके स्क्रीनशॉट ले लें। सो स्टूडेंट्स, √2 का संख्या रेखा पे प्रदर्शन समाप्त होने के बाद अब हम आते हैं √3 का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। अब आपको लग रहा होगा सर आप एक नया प्रश्न लेकर चल रहे हैं, नया क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, लेकिन आपने बोर्ड को तो क्लीन किया ही नहीं है। बेटा इसलिए नहीं किया है क्योंकि करनी 3 को यानी √3 को
संख्या रेखा पे जो रिप्रेजेंट किया जाएगा उसके लिए जो उसका सॉल्व होता है वो उसके लिए भी आपको √2 लाना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको √2 लाना ही पड़ेगा। इसके लिए √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको √2 लाना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने इसे डिलीट नहीं किया है। ठीक है, तो अब समझिए बात को। जब √3 का रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो जितना भाग हमने आपको √2 के लिए सिखाया है, यहां से लेके कंप्लीट यहां तक ये भाग, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। यानी जब आप नोट्स बनाएंगे ना बेटा, तो नोट्स में करनी 3 वाले के लिए यहां से लेके यहां तक तो बिल्कुल सेम है, ये करना पड़ेगा। यहां तक हो चुका है और इसी के बाद में थोड़ा स्टेप बढ़ा दूंगा तो ये होगा करनी 3 के लिए। अब स्टेप क्या बढ़ाना है तो पहले आप समझ लें। करनी 3 को प्रेजेंट करने के लिए यहां से यहां तक जो आप देख रहे हैं इतना तो करना ही है। अब इसके आगे क्या करना है वो हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, जितना मैंने बताया √2 तक हुआ। अब यहां आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट C है वो C पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √2 को। तो हम क्या लिखेंगे, O से जो C तक का डिस्टेंस है वो क्या है, √2 है। तो आप देखें कि O से C तक, अब आप देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए OB तो 1 था ही, OA भी कितना था, 1 पहले, लेकिन O से C को मिलाएं। अच्छा, OC कितना है पहले देख लें। OC इज इक्वल टू √2। अब आपने B से C को मिलाया, बिंदु B को C से मिलाया। अब मिलाने के बाद अब आपके पास जो ट्राइंगल आता है, आप गौर से देखेंगे BOC। अब C पे जाएंगे, BOC। तो अब यहां लिख देते हैं हम जो ट्राइंगल आया हमारा BOC। और इस BOC में फिर से हम वही काम करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कैसे, आप देख रहे हैं कर्ण। अब आपके लिए इस BOC में जो कर्ण का काम है वो कौन कर रहा है, कर्ण का काम कर रहा है BC। तो हम यहां लिखेंगे कर्ण के स्थान पर BC। और लंब कितना है देखिए, अभी भी आप OB है, हमने लिखा OB। आधार कितना है देखेंगे हम, आधार OC। अब नया त्रिभुज है OC का स्क्वायर। अब होगा BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा OB की वैल्यू कितनी थी आपके पास में, 1 थी। OC की वैल्यू कितनी थी, √2। अब आप देखेंगे कि BC इज इक्वल टू 1 प्लस यह कैंसिल 2 इज इक्वल टू 3। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब आप लिख सकते हैं BC इक्वल टू, जब ये हटेगा तो क्या होगा, डायरेक्टली √3। ठीक, इकाई में इसलिए लिख रहा हूं बेटा क्योंकि ये जितना डिस्टेंस है ना, अगर CM में मानेंगे तो CM, अगर मीटर मानेंगे मीटर, किलोमीटर मानेंगे तो किलोमीटर। इसलिए मैं इकाई लिख रहा हूं क्योंकि हमें ये कंफर्म नहीं कि उसमें क्या लेकर चलना है, वो डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन पर। अब BC की वैल्यू कितनी, √3 हुई। तो अब तो आप समझदार हैं कि जो BC की वैल्यू जो कि √3 है, अब आप क्या करेंगे, फिर वही काम, आप प्रकार लेंगे, प्रकार की नोक और पेंसिल। प्रकार की नोक को रखेंगे कहां, B पर। पेंसिल को कहां रखेंगे, C पर। BC मेजरमेंट लेंगे, BC के बराबर मेजरमेंट B और C। BC कितना है, √3 है। अब इसे संख्या रेखा पे प्रदर्शित करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रकार की नोक को कहां रखेंगे, फिर O पे, क्योंकि संख्या रेखा तो ये आड़ी वाली है, तो O पर रखेंगे प्रकार की नोक को और पेंसिल वाले भाग से फिर एक चाप काटेंगे। और आप देखेंगे कि ये चाप कुछ यहां कटा और ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लीजिए ये D पॉइंट है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है करनी 3 को। इस प्रकार से हम करनी 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि कैसे हमने करनी 2 और करनी 3 इन दोनों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया है। इसी के साथ साथ अब आपको स्टूडेंट्स करनी 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना होगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि करनी 5 पे जाएं,
उम्मीद करता हूँ कि ये कर्ण 2 और कर्ण 3 का रिप्रेजेंट कैसे किया गया है, इसके लिए आप नोट्स बनाएंगे और यही होंगे आपके नोट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।